हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। कारगिल के ऊपर मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं और कारगिल की, क्योंकि हम भी बहुत सीनियर मेजर थे उस टाइम पे, बहुत सी कहानियां हैं जो अभी तक अधूरी हैं। पता नहीं चला है पूरा। और काफ़ी यूनिट्स, काफ़ी सोल्जर्स, काफ़ी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनकी बातें अब तक नहीं पहुंच पाई। अब 27 साल हो रहे हैं कारगिल को, अभी तक ऑफिशियल हिस्ट्री नहीं लिखी गई है। इनफैक्ट कारगिल रिव्यू कमेटी में ये रिकमेंडेशन थी कि ये लड़ाई जो ऐसे युग में हुई है कि हमें इसकी ऑफिशियल हिस्ट्री जल्दी से जल्दी रिलीज करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि आखिर पाकिस्तान किस दिन से इंट्रूशन शुरू हुए। क्या मुशर्रफ एक्चुअली में एलसी के इस पार एक रात गुजार कर गए थे भारत में? क्या कारण था उस टाइम पे? हार्ड डिसीजन मेकिंग क्या थी? हमारे चीफ जो है पोलैंड के दौरे पे गए हुए थे। वाइस चीफ जो थे उन्होंने भी किताब लिखी। उनका अलग किस्म का जो है फीडबैक है लड़ाई के बारे में। और पिछले कुछ दिनों में कई किताबें आई हैं कारगिल के ऊपर, और ख़ास तौर पे मैं जो सीओस थे उन्होंने किताबें लिखी, उन पे बात बाद में करूँगा। लेकिन जनरल से जो किताबें लिखी हैं, आर्मी चीफ से लेके काफ़ी लोगों ने अपना अपना नज़रिया पेश किया इस लड़ाई के बारे में। और बहुत से ब्रिगेडियर्स और सीओज ने अपनी अपनी बात कही है, अपने तरीके से कही है। लेकिन आज तक हम इस चीज़ पर सहमत नहीं हैं कि इंट्रूजन कब हुए। क्या फरवरी मार्च 99 में हुए या पिछले साल जुलाई अगस्त में हो गए थे? तो मैंने आज फिर से बात की है वॉर करस्पॉन्डेंट विक्रमजीत के साथ, जो कि इसका बहुत गहर अध्ययन करते हैं, आज भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ही वॉज वन ऑफ दोज जिन्होंने कि इस लड़ाई में एक यंग वॉर करस्पॉन्डेंट की तरह इस लड़ाई को देखा है, आर्मी के साथ ऑपरेशंस किए हैं। हमने बात की है 16 ग्रेनेडियर्स की, हमने बात की है 27 राजपूत की, हमने बात की है 4 जाट की, 17 जाट की, 10 गढ़वाल की, हमने बात की है 2 राजरिफ की, शायद ही कोई ऐसी 3 पंजाब की बात की है। हमने सौरभ कालिया की बात की, कैप्टन सौरभ कालिया, जिनकी डायरी में वो लिख के चले गए, ये डायरी आप देख लो, उसमें लिख के चले गए फरवरी के महीने में। हमने मेजर मनीष भटनागर की बात की है, जिन्होंने कि बहुत पहले इंट्रूजन्स के बारे में सिट्रप लिखी थी, जिनका बाद में कोर्ट मार्शल हुआ, और उसके ऊपर भी मैंने एक लास्ट ईयर एक पॉडकास्ट किया था उनके ऊपर। और ऐसे लोगों की भी बातें हमने करी, जैसे जो है यंग ऑफिसर्स थे या सोल्जर्स थे, ऐसे ऐसे सिपाहियों की हमने बात की जिनकी बीवियों ने चिट्ठी लिखी कि मुझे बुला लो, मैं रॉकेट लॉन्चर लेके, आप रॉकेट लॉन्चर से फायर करना, मैं आपका एमिनेशन तैयार करूंगी। और यंग ऑफिसर्स और यंग जवानों की लड़ाई थी। देश में क्या माहौल था जब ये कारगिल की लड़ाई चल रही थी। तो बहुत से ऐसे अनसुने किस्से, ऐसी अनकही कहानियां मैं लेके आया हूं आज विक्रमजीत की जुबानी। तो विक्रमजीत सिंह के साथ मैंने एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। ये कोशिश करी है कि कारगिल की कहीं ना कहीं हम तह तक जाएं और सच्चाई आपके पास लेके आए। ये एक हिस्टोरिकल पॉडकास्ट है। प्लीज लाइक दिस पॉडकास्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना अगर कोई ऐसी बात है जो आपकी यूनिट की रह गई है, तो मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। So in the series of Kargil podcast, I bring you another fascinating conversation with war correspondent Vikramjeet Singh. Thank you so much. Jai Hind. विक्रमजीत, व्हाट अ प्लेजर इट इज टू अगेन स्पीक टू यू। आपसे बात करके लाखों लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आपकी और हमारी बात होती है, खास तौर पे कारगिल को लेके। मैं बता दूं कि आप उन चंद लोगों में हो जिन्होंने ऐसा वॉर करस्पॉन्डेंट कवर भी किया आर्मी ऑपरेशंस को कारगिल के दौरान, और वहीं पर नहीं छोड़ा। उसके बाद भी आप यू आर कंटिन्यूइंग, आपकी बुक आई, आप अभी भी पैशनेट हो, नई नई परतें खोलते जा रहे हो कारगिल के बारे में। सो वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑन ऑन कारगिल। वेलकम। Thank you very much, General Moore Saab. As you had said, it's always a pleasure to interact with you because you have the background, the grounding, the operational experience on as being a staff officer and being in that region. You served in Leh and Ladakh, and you've been in the Akhnur sector too. So always a pleasure. तो विक्रमजीत, आज ना 27 साल हो रहे हैं कारगिल को, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता है और आ रही हैं।
मतलब नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, इसलिए आज हम बात करेंगे। तीन चार किताबें आई हैं, चार किताबें आई हैं पिछले कुछ दिनों में, जो है उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो एक बात कह रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? जनमोर साहब, आई थिंक सबसे पहले हमने ये पर्सपेक्टिव देखना है कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंसेस पॉलिसी ऑफ डी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर हिस्ट्रीज, कारगिल वॉर की 25 साल 2024 में हुए। ठीक है, तो 25 साल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दी एमओडीज 2021 पॉलिसी जून में आई थी, आई थिंक जून 12 की अनाउंसमेंट हुई थी, हमें इसको डिक्लासिफाई करना चाहिए था। हमने ऑप विजय को एक विक्ट्री माना है, कारगिल को एक विक्ट्री माना। येट कारगिल की वॉर हिस्ट्री हैज नॉट बीन डिक्लासिफाइड। और इसकी वजह क्या है, ये मुझे इट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाई जो कारगिल के जो वेटरन्स थे, जो बड़े सीनियर पोजीशंस में थे, वो भी कभी नहीं कहते कि इसको डिक्लासिफाई करें। विक्ट्री है, हमारी जीत है, हम क्यों नहीं डिक्लासिफाई करते? और कारगिल रिव्यू कमेटी अंडर के सुब्रमण्यम ने लिखा उसमें साफ के the authentic war history of this unique alpine battle should be written as early as possible. एनएन वोरा कमेटी ने भी कहा है कि वॉर हिस्ट्रीज को डिक्लासिफाई करें। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर द कारगिल वॉर, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि वॉर हिस्ट्रीज को डिक्लासिफाई करें और एक ऑथेंटिक वॉर हिस्ट्री लिखी जाए, जिससे हम लेसन्स लर्न करेंगे, हम मिस्टेक्स नहीं रिपीट करेंगे, रूमर्स नहीं फैलेंगे, क्योंकि लोगों के पास एक ऑथेंटिक ऑफिशियल वर्जन आएगी। लेकिन अगर हम कारगिल वॉर देखें तो हमारे पास ऐसी कोई वॉर हिस्ट्री नहीं है ऑथेंटिक जो हमें बताती है कि एक्चुअली में क्या हुआ। सो अगर हम ये पर्सपेक्टिव लें, उसके बाद हम आते हैं कि जो कारगिल के टाइम पर द टॉप हायरार्की थी ऑफ जनरल ऑफिसर्स, उनमें से 5 जनरल ऑफिसर्स ने किताबें लिखी हैं। लेटेस्ट मेजर जनरल वीएस बुधवार, जो उस टाइम जीओसी 3 इन्फेंट्री डिवीजन लद्दाख के जो जीओसी थे, उनकी लेटेस्ट बुक आई है। इन सारों में से, पांचों में से पिछले साल आई है, और उसका नाम है इंडिया पाकिस्तान द इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट एंड द चाइना फैक्टर। लेकिन मेजर बुधवार ने भी अपनी 268 पेज की बुक में से सिर्फ कोई 40 पेज कारगिल पर डिवोट किए। सबसे पहले इन 5 जनरल्स में से जनरल मलिक साहब ने बुक लिखी, उसके बाद जनरल मोहिंदरपुरी ने, मेजर मोहिंदरपुरी जो जीओसी 8 डिवीजन थे, माउंटेन डिवीजन। उसके बाद हमारी क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल एनसी विज जो डीजीएमओ थे उस टाइम, उन्होंने अभी किताब रिसेंटली रिलीज करी है कॉल्ड अलोन इन द रिंग, राइट। और क्या नाम है, जनरल वाई के जोशी। नहीं, वाई के जोशी की तो फ्रॉम द सीओस पर्सपेक्टिव है ना। हाँ हाँ। तो और ये ब्रिगेडियर तो यादव, ये हमारे ब्रिगेडियर यादव। हम्म। वो कमांडिंग ऑफिसर हैं। हम्म। और इनमें से जो टॉप हायरार्की थी ऑफ जनरल्स, उनमें से 3 जनरल गुजर गए, हम्म। जिन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं बिफोर दे डाइड। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. खन्ना जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण पाल जो 15 कोर कमांडर थे, एंड मेजर जनरल ए.एस. से होट्टा आर्मर्ड कोर के ऑफिसर थे, जो चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स 15 कोर थे, राइट। तो ये टॉप हायरार्की में से हमारे को ये सिलेक्ट बुक्स आई हैं। काफी ने कुछ नहीं बोला और वो गुजर गए, तो उनके जो वो जानते हैं वो हमें कभी नहीं पता लगेगा। जनरल कृष्ण पाल ने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, वेरी सिलेक्ट, एक मुझे दिया था, एक एनडीटीवी को दिया था उन्होंने, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, और इनके साथ कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्सो है विद द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट। और ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये हमारे व्यूअर्स आपने आप असेस कर लेंगे। अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल
इश्यू ऑफ कारगिल जो हुआ, एक तो था कि 7 महीने 6 महीने से पाकिस्तानी अंदर आके बैठे हैं और हम कहते हैं हमें पता नहीं चला। हाँ, वो एक इशू है जो कि हमने हमें डिस्कस किया सात आठ महीने नहीं, आपने पिछली बार कहा उससे लंबा टाइम। मुशर्रफ हमारी तरफ आए भी, एलसी के कहते हैं रात भी रह के गए इंडिया में और चले गए वापस, हमें पता नहीं चला। राइट। सो ये हमने डिस्कस किया हुआ। उसके बाद हम्म। आता है एक बहुत क्रिटिकल फेज, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द वॉर, जहां बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई और उसमें काफी गलत ऑर्डर भी दिए गए। आर ट्रुप्स वर कंप्लीटली अंडर प्रिपेयर्ड, एक्लेमेटाइजेशन ही हुई थी कुछ ट्रुप्स की, वेपन्स नहीं थे, आर्टिलरी नहीं थी। और असली बात जो इसमें ये है कि ये सारा जो पहले फेज, जैसे हम कहेंगे, अगर हम मई 99 लगा ले, उसको फर्स्ट फेज ऑफ वॉर कह रहे हैं, तो हम इसको अगर एनालाइज करें तो इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। जो हमारे जनरल ऑफिसर्स ने किताबें जो मैंने अभी मेंशन करी हैं, जो उन्होंने लिखा है और जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने डाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में जब जैसे शुरू हुई, उसमें हमारे बहुत से सोल्जर्स डाइट। हम्म। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि देश में उनका नाम किसी को नहीं पता। हम मानते हैं कि कैप्टन सौरभ कालिया एंड 5 men ऑफ द 4 जाट वर द फर्स्ट कैजुअलिटीज जब वो बजरंग पोस्ट के लिए गए 14 मई 1999 को। और ये हम क्यों, ये एक नैरेटिव सा बनाया गया है। पिछले साल अगस्त में कैप्टन सौरभ कालिया पर एक किताब लिखेगी जिसका नाम है द लेगेसी ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया। उसमें यह कहा गया कि ही इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वॉर। और जनरल मलिक साहब जो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो उस फंक्शन पर थे पालमपुर में, अंडर 9 कोर का वो फंक्शन हुआ था। जनरल मलिक साहब वहां फंक्शन पर थे और वहां उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया जिसमें लिखा हुआ है कि ही, कैप्टन कालिया इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। लेकिन ये बात जो है, ये हम जो रिकॉर्ड हमें बता रहा है, ये बात ठीक नहीं है। अब देखिए रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड ये है कि 6 मई को लैंस नायक खड़क सिंह 12 जाट का किल्ड इन एक्शन। हम्म। और इसकी एक बहुत दुखद कहानी है कि इसकी बॉडी पाकिस्तानी ने पकड़ ली, ले ली, और फिर फ्लैग मीटिंग करी मई 8 को और कहा जी शोक रिवर पार करके आओ तैर के एलओसी पर और इसकी बॉडी ले लो। फिर हमारे 25 जवान और ऑफिस जेसीओ 12 जाट के एलओसी पर शोक रिवर, जहां थांग हाइट है, उसके नीचे हम्म। गए। 2 एक्सपर्ट स्विमर 12 जाट के स्विम किया, रस्सियां अपने पीछे ले जाके। उसके बाद 7 और लड़के गए स्विम करके। देखो 100 फुट वाइड नाला, स्नो फेड ग्लेशियर का, इतना ठंडा। और फिर हमारे जो 7 आगे गए और ये 9 लड़के पहुंच गए पाकिस्तानी साइड पर। और हमने 2 आर्मी के ट्रक के बड़े वाले जो ट्यूब होती है उसको हवा भर के हम लेके गए वहां, साथ स्विम करवा के हवा भर के। उनकी बॉडी खड़क सिंह जी की पड़ी थी कॉफिन में और उसको फिर हमने रस्सों से बांधा। जेसीओ थे सुरेश चंद्र, जिन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए, और उस बॉडी को रस्सी डाली उस कॉफिन में, इन्फ्लेटेड टायर बांधे, और फिर 9 लड़के उस बॉडी को लेके कॉफिन में शोक रिवर स्विम किया मई 8 को। इतनी ठंड, 100 फुट का गहरा ऐसे नाला जाता है, स्विम किया। ये पहली हमारी कैजुअलिटी। अब बट इसका विक्रम कोई जी, जिक्र नहीं ये है। केस का जिक्र नहीं है। और मैं, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सिचुएशन देख के कि जो जेसीओ थे, जो जवान थे, कैसे। और हम हेलीकॉप्टर से भी कर सकते थे, कोई और अच्छा तरीका भी हो सकता था। बट ये इस फेज हाँ, को हमेशा डार्क फेज है ये जो जो आप हाँ, बात कर रहे हो, अभी जो हम फेज। अब इसके बाद 7 मई को थ्री पंजाब का, 4 मई को थ्री पंजाब पेट्रोल भेजती है, क्योंकि ताशी नामग्याल ने 3 मई को बताया
कि बटालिक में आ गए हैं बांजू टॉप के ऊपर, बंदे घूम रहे हैं। तो 4 मई को 3 पंजाब का अंडर सुलखन सिंह, जो मोटर प्लेटून का जेसीओ था, उसके साथ 6 लड़के और जो ट्रेड्समैन भी थे उनमें, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ घट थी, वो जाते हैं देखने के लिए कि ताशी नामग्याल ने जो कहा वो सच है, और उन्होंने टेंट देखे। फिर उनके पीछे 4 और आए अंडर सूबेदार होशियार सिंह, उन्होंने देखा। फिर इन्होंने रेडियो करा वापस 3 पंजाब हेडक्वार्टर को कि यहाँ टेंट है। उसके बाद एडजुटेंट 3 पंजाब मेजर विक्रांत देसाई, वो अपने कुछ बंदे लेके उनको ज्वाइन किया। और जब 7 तारीख को मेजर विक्रांत देसाई ने आपने बाइनोकुलर्स के साथ देखा, रेडियो सेट साथ था, कि कोकरथांग पर एडी गन्स लगी हुई हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। मंथो डाला पर मोटर लगे हुए हैं, स्नो स्कूटर का ट्रैक साफ आ रहा है, स्नो स्कूटर यूज हुआ है, एंटने लगे हुए हैं। देखिए ये सारी है, और उनके ऊपर पाकिस्तानी ने देख के फायरिंग करी। बहुत हैवी मोटर और स्मॉल आर्म्स फायर है, पर वो बच गए अटैक से, जो एम्बुश था। अब देखिए 8 तारीख को 16 ग्रेनेडियर्स का 25 लड़के जाते हैं अंडर लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सूरवे याल्डोर में बटालिक में, कि ये क्या वहां हो रहा है। उनके ऑर्डर्स ये थे कि वहां कोई गुज्जर शुजर आ गए हैं, उनको या तो भगा दो या पकड़ के ले आओ, अरेस्ट करके ले आओ। 8 मई को शाम को सिद्धार्थ सूरवे का पेट्रोल, और उनको कोई रेडियो सेट नहीं दिया था, दे वर विदाउट अ रेडियो सेट। दोनों साइड ऑफ द रिज से बहुत हैवी फायर हुआ है, जिसमें उनकी 5 किल्ड इन एक्शन और 4 नॉन फेटल कैजुअलिटीज। और इतना हाल खराब था कि द एंटायर पेट्रोल हैड टू रिट्रीट एंड सम बॉडीज वर लेफ्ट बिहाइंड। इतना हैवी फायर। माय गॉड। और ये सब, ये बेचारे, इनका नाम ही नहीं है, मतलब ये जो नाम, और इनके नाम क्या है, रियल ब्रेव्स, वी शुड नो। हमारे देश को 16 हम्म। ग्रेनेडियर्स के किल्ड इन एक्शन, जो हमारे, मैं कहता हूं ये बहुत ब्रेव हमारे लड़के थे, जिनको ऐसे ऑर्डर दिए गए, येट दे डिड इट। ये थे हवलदार पदम सिंह धामा, हवलदार जय प्रकाश, ग्रेनेडियर अमरदीप सिंह खंगास, ग्रेनेडियर बजिंदर सिंह, राइट। और एक और ग्रेनेडियर था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मोहन कटार, अमरदीप, 16 बजिंदर, हाँ, ये 5 हो गए। उसके बाद 9 मई को 10 गढ़वाल राइफल्स का जो पेट्रोल भेजा था चेक करने के लिए बांजू, ये जुबर पर, वो एम्बुश हुए हैं पॉइंट 4927 पर। उसमें अगेन 5 किल्ड इन एक्शन। और इतना हाल खराब था कि पहले बॉडीज तक नहीं रिकवर हो रही थी। और वो कौन थे हमारे नायक? धर्म सिंह नेगी, नायक सूरभ सिंह, राइफलमैन दिलवर सिंह, राइफलमैन बलबीर सिंह, राइफलमैन ब्रजिंदर सिंह, राइट। कोई नहीं जानता इन लड़कों को। और इतना फायर आया उन पर कि उनके जो कुछ वेपन्स थे, एलएमजी, स्टेन गन, उनका बैकपैक, टावल, एमुनिशन, ये 7 जुलाई को वन बिहार ने रिकवर किया फ्रॉम पॉइंट 4927। जब वन बिहार ने इविक्ट किया एनिमी को 4927 से, तब जाके 10 गढ़वाल राइफल्स के पेट्रोल के वेपन्स कुछ रिकवर हुए। और ये सारी चीज रिकॉर्ड पर है, राइट। अब ये देखिए कि इतनी, और उसके बाद आपको पता है कि सौरभ कालिया का पेट्रोल एम्बुश हुआ 14 मई को। 16 मई को कैप्टन अमित भारद्वाज का फाइटिंग पेट्रोल एम्बुश हुआ, उसमें 2 ऑफिसर्स एंड 7 अदर रैंक्स वर किल्ड इन एक्शन। और सवाल अब ये उठता है कि जब इतनी ज्यादा एम्बुशेस हुए हैं, 3 पंजाब, 16 ग्रेनेडियर्स, 9 गढ़वाल राइफल्स, सौरभ कालिया यंगेस्ट ऑफिसर ऑफ द बटालियन, 4 या 5 महीने की उसकी सर्विस थी। यस। उसको 5 लड़कों के साथ भेज दिया टू चेक आउट बजरंग पोस्ट। इतने एम्बुशेस हो गए।
और ये ऑलमोस्ट सारे एम्बुशेस की समरी डीप, बनाओ इसकी, विक्रमजीत, अगर समरी बनाओ इसकी, कितने लोग ब्रॉडली अभी तक, कितने ऑफिसर्स और जवान किल्ड इन एक्शन हो चुके हैं जब तक ये पेट्रोल गई है? बिकॉज दिस रेजेस अ मेजर इशू कि यस, बाय द टाइम कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन अमित भारद्वाज की इंसिडेंट्स हुए हैं, एम्बुश हुए हैं, उस टाइम तक 11-20 फेटल कैजुअलिटीज, एंड स्टिल 16 मई तक 20 तभी भी फेटल हमने एक्सेप्ट कैजुअलिटीज। नहीं किया, हमने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया ये हमने सिर्फ सौरभ पाकिस्तानी कालिया की रेगुलर। बातें करते हैं, हम सिर्फ सौरभ, कैप्टन सौरभ कालिया की बात करते हैं। और ये देखो सारे एम्बुशेस में कैप्टन अमित भारद्वाज की बॉडी नहीं रिकवर हो रही थी, हवलदार राजवीर जो उनके साथ थे उनकी बॉडी नहीं रिकवर हो रही थी, ये जाकर जुलाई में रिकवर हुई है इनकी। मीन इतना फायर आ रहा था, इतनी अच्छी पोजीशन थी एनिमी ने बनाई हुई थी कि इनको कहना कि ये मिलिटेंट है, गुजर है, ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और ये देखिए, जब ये ऑफिसर्स जो पेट्रोल्स को लीड कर रहे थे, जैसे लेफ्टिनेंट सुधार सुरवे, मेजर रोहित गौर 10 गढ़वाल राइफल्स का पेट्रोल लीड कर रहे थे, इन्होंने डी इंडक्ट करके इमीडिएटली दे वर डीब्रीफ्ड at brigade headquarters by Brigadier Devinder Singh, at 3-Div headquarters by Colonel G.S. Avtar Singh, GOC Major General Budwar, कोर कमांडर भी थे एक मीटिंग में, लेफ्टिनेंट कृष्ण पाल, आर्मी कमांडर भी थे लेफ्टिनेंट लक्ष्मण खन्ना। पूरी डी ब्रीफिंग हुई है, उन्होंने सब बताया है। लेकिन अब आती है क्वेश्चन कि इन जो जर्नैलों ने किताबें लिखी है वो इसके बारे क्या कहते हैं, इस फेस के बारे में क्या कहते हैं? इस फेस को हम आंख मीच लेते हैं, ऐसा लगता है कि ये मतलब बिफोर स्टार्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज इसको जनरली इग्नोर करने की हमारी फितरत है, इस फेज को, जो कि बहुत क्रूशियल फेज है इस ऑपरेशन का। यही बात यही है। तो इन्होंने क्या कहा करा है, अब देखिए हैरानगी की बात, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट में कोई मेंशन नहीं है कि फेटल कैजुअलिटीज ये हुई हैं। जनरल मलिक साहब की किताब ले लो, उसमें सिर्फ एक ओब्लिक मेंशन आया है कि तुर्तुक में वो जो 12 जाट की लैंस नायक खड़क सिंह की एक सोल्जर वेंट मिसिंग, दैट्स ऑल हिज रेफरेंसेस। लेफ्टिनेंट जनरल एनसी विज जो बाद में आर्मी चीफ रहे, उनकी जो बुक अलोन इन द रिंग, उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि सिद्धार्थ सूर्वे के पेट्रोल की 4 कैजुअलिटीज हुई, बस। 10 गढ़वाल राइफल्स की कैजुअलिटीज, 12 जाट की कैजुअलिटी, कोई रेफरेंस नहीं है उसमें, राइट। अब आते हैं मेजर जनरल BS बुधवार की किताब जो अभी आई है पिछले साल, उसमें उन्होंने एक भी मेंशन नहीं करा कि हमें हमारे पेट्रोल्स की इतनी हैवी कैजुअलिटीज हुई, एक भी मेंशन नहीं है, राइट। सो ये देखिए एक कंप्लीट हमें ये ब्लैंक आउट लग रहा है इन दी in the written record, the memoirs of the general officers, right? तो ये इससे अब इसके बाद क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट, दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन अब ये आती है कि व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ इंट्रूजन, कि पाकिस्तानी कब शुरू हुए अंदर आना। अब इसमें मेजर जनरल बुधवार की जो किताब है और जो किताबें हैं जनरल मलिक की, जनरल NC विज की, कारगिल रिव्यू कमेटी की, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मेजर जनरल बुधवार, बिकॉज ही वॉज द फॉर्मेशन कमांडर, वो शायद ये नहीं मानना चाहते कि पाकिस्तानी इतने महीनों से उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आके बैठे हुए थे। सो उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि पाकिस्तान के कुछ टुकड़ियां मार्च के महीने में आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इंट्रूजन शुरू हुई आफ्टर द लाहौर बस यात्रा ऑफ February 21, ये उन्होंने किताब में लिखा है। ये तो जनरल बुधवार कह रहे हैं, राइट। अब कारगिल रिव्यू कमेटी क्या कहती है? कारगिल रिव्यू कमेटी कहती है पाकिस्तानी स्टार्टेड कमिंग इन जनवरी एंड February बिगिनिंग, और उन्होंने ये भी कहा है कि नवंबर दिसंबर 1998 में बटालिक में रेकी करने आए थे पाकिस्तानी। कहां से पता लगा? नायक इनायत अली ऑफ 5 NLI
जिसको हमने पीओडब्ल्यू पकड़ा था, उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये लिखा। जनरल मलिक साहब क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि पाकिस्तानी फरवरी से ही शुरू कर गए थे इंट्रूजन्स। जनरल एनसी विज क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो जनवरी में शुरू हो गए आना। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर, who was Vice Chief of Army Staff and Acting Chief of Army Staff from May 10th to May 20th, when General Malik पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तानी जनवरी में शुरू हो गए थे। अब देखिए, ये तो मेजर जनरल बुधवार का कहना है कि वो तो थोड़े थोड़े मार्च में शुरू हुए, बिकॉज ही वांट्स टू बेसिकली से कि जैसे ही वो आए तो थोड़ी देर में हमने उनको डिटेक्ट कर लिया। अब ब्रिगेडियर सुरिंदर सिंह जो कमांडर 121 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप थे, उनकी भी आप देख लीजिए, वो भी मानना नहीं चाहते कि इतनी देर से पाकिस्तानी उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठे थे। एक उदाहरण उन्होंने दिया, ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि जनरल मलिक तो हमारी टेरिटरी में आए नहीं। क्यों? उनका ये लॉजिक है कि अगर आते तो हेलीपैड चाहिए, और अगर आएंगे हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी तो इंडियन आर्मी को पता लग जाएगा। लेकिन ये तो उनकी कहना है कि वो अपनी तरफ की एक आर्गुमेंट दे रहे, लेकिन सच्चाई क्या है? अब एविडेंस देखिए, कारगिल अभी रिव्यू। तो आपने आपने ऐसे हाँ, ऐसे तो ये कहते हैं जनरल मुशर्रफ correspondence- आए नहीं, ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, क्योंकि वो भी फॉर्मेशन कमांडर थे, हम्म और वो ये नहीं मानना चाहते कि पाकिस्तानी तो नवंबर दिसंबर से अक्टूबर से अक्टूबर शुरू हो गए अक्टूबर थे। हाँ, मैंने फोटो छापे जो पाकिस्तानियों ने ली हैं द्रास में इन अक्टूबर 1998। अब एविडेंस देखिए कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर इंट्रूजन्स 17 मई को आर्मी हेडक्वार्टर्स को एरियल फोटोग्राफ्स दी गई बड़ी हाई रेजोल्यूशन की। उसमें मशकों में 4 हेलीपैड्स, वेपन एम्प्लेसमेंट्स और टेंट्स, और ये जनरल विज की बुक अलोन इन द रिंग में ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है। 12 महार जो मशकों में ऑपरेशंस किए, उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 75 कैन्स ऑफ एविएशन टर्बो फ्यूल वर फाउंड देयर। ये मई 99 की बात हो रही है पहले की? ये उन्होंने जब एक्शन टेकन रिपोर्ट जो उन्होंने आफ्टर द वॉर करी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब हमने उनकी पोजीशंस ली तो हमें 75 कैन्स ऑफ एविएशन टर्बो फ्यूल मिला, राइट। कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी कहा है कि हेलीकॉप्टर सपोर्ट वाज देयर। हमारे पास एक और फोटोग्राफ आई कि एलओसी के साथ एलओसी के अंदर आके पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये भी जनरल एनसी विज की किताब में है। कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा है कि अप्रैल में, एंड ऑफ अप्रैल, तुर्तुक सेक्टर में 7 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स विद लोड्स, अंडरस्लंग लोड्स वर स्पॉटेड, जिस कारण 12 जाट ने खड़क सिंह का पेट्रोल भेजा टू चेक आउट कि यहाँ क्या हरकत हो रही है, और पाकिस्तानी अंदर आके जो हमारी सीजनल पोस्ट होती है उसमें बैठे हुए थे, जहां से उन्होंने हमारे पेट्रोल को एम्बुश किया और लैंस नायक खड़क सिंह किल्ड इन एक्शन। सबसे बड़ी बात यह है, अब मेजर जनरल बुधवार क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि कारगिल रिव्यू कमेटी कह रही है कि ताशी नामग्याल ने 3 मई को बताया। ये सारी किताबें कह रही हैं कि 3 मई को बताया। ताशी नामग्याल आप कहता है मैंने 2 मई को बताया था, पर मेरे को 3 पंजाब ने बिलीव नहीं किया। 3 मई को थोड़ा मेरी सुनवाई हो। अब जनरल बुधवार कहते हैं कि मई 6 के बाद हमें सिविलियंस ने बताया कि बटालिक में कोई आया, ये ताशी नामग्याल का रेफरेंस, और उसके बाद पेट्रोल गए हैं। लेकिन कारगिल रिव्यू कमेटी में कहा है कि 4 मई को 3 पंजाब का पेट्रोल पहला गया। अब वही बात सेम आ रही है, क्यों? सबसे बड़ी एविडेंस जो हम कह सकते हैं कि मेजर बुधवार को कॉन्ट्रडिक्ट करती है रिकॉर्ड पर, वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू द फॉल ऑफ बजरंग पोस्ट। ये नॉर्दर्न कमांड ने आफ्टर द वॉर
अप्रैल 2000 में ऑर्डर करी थी, जिसमें 3 जनरल बैठे थे, मेजर ए के पाठक, चीफ ऑफ स्टाफ 14 को, मेजर के नागराज, MGGS नॉर्दर्न कमांड, और मेजर TPS ब्राड, आई थिंक इट वाज GOC 27 माउंटेन डिवीजन। ओके। उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पेज 29 पर कर्नल अवतार सिंह, जो कर्नल GS 3 हेडक्वार्टर 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कर्नल GS थे और डायरेक्ट सबऑर्डिनेट ऑफ मेजर बुधवार, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि द ऑपरेशनल सिचुएशन एस्केलेटेड आफ्टर April 28th। ठीक है, सो ये इनकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है रिकॉर्ड पर। और इससे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं कि जो जनरल मलिक की बुक ले लो, चाहे जनरल विज की बुक ले लो, चाहे बुधवार की बुक ले लो, चाहे जनरल चंद्रशेखर की बुक ले लो। जनरल चंद्रशेखर ने भी किताब लिखी है, गोरखा हैट एंड मरून बेरे, जिसमें उन्होंने कारगिल का एक छोटा सा उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है। ओके। सारी किताबों में कहते हैं कि हमें तो जी ताशी नामग्याल के इनपुट से पता लगा कि ये इंट्रूजन्स हुई हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं कह रहा। रिकॉर्ड क्या कह रहा है? सबसे पहले मेजर मनीष भटनागर 5 पैरा, हाँ। जिनका जनवरी 26 को सिचुएशन रिपोर्ट, फरवरी 9 की सिचुएशन रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि 0.5770 ऑन द साउथ सियाचिन ग्लेशियर, जो 19,000 फुट पर था, वहां पाकिस्तानी फोर्टिफिकेशन है और हमारे पर फायर कर रही है। उसके बाद मार्च 31 को, ये कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मार्च 31 1999 में हेलीकॉप्टर्स ने मशकों में फुटप्रिंट्स देखे। ये जनरल KH सिंह का है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल KH सिंह ने भी यही कहा है कि व्हेन ही वाज कमांडिंग ऑफिसर 27 राजपूत, हाँ। एंड 27 राजपूत वाज द रिजर्व बटालियन ऑफ 3 इन्फेंट्री डिवीजन। तो वो एयर सर्वेलेंस के लिए गए 2 हेलीकॉप्टर्स में, एक में थे मेजर भदवार, एक में थे कर्नल KH सिंह देन। और वो कहते हैं उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे हैं और उनको इस बात पर हैरानगी हुई कि फुटप्रिंट्स वर इन वेरी हैवी स्नो बाउंड एरिया, जहां कोई जाता नहीं है। राइट, अब ये देखिए इतने इनपुट्स हैं, लेकिन ये किताबें हमें कहने की कोशिश कर रही कि हमें तो May 3 को पता लगा। मेजर बुधवार कहते हैं May 3 नहीं, May 6 को पता लगा, या May 7 को पता लगा। सो दिस इज सम अमाउंट ऑफ, और बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड पर कमिट कर दिया। सो विक्रम, ये तो मतलब अब काफी एविडेंट हो गया। मनीष भटनागर की सिचुएशन रिपोर्ट ले लो, इवन कैप्टन सौरभ कालिया की डायरी में भी ये बात हाँ, कहीं पर आई मेंशन है। जस्ट ऐड अ लिटिल वन। कैप्टन हाँ। सौरभ कालिया की डायरी में उन्होंने कहा है कि फरवरी 19 1999, जब वो छोटी पोस्ट है एक अंडर 4 जाट ऑन द LOC, उसको वो कमांडर थे, तो उनको रेडियो सेट पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने इन्फॉर्म किया कि हमारी एक पोस्ट पर दुश्मन ने अटैक किया है एंड टेक ओवर करने की कोशिश करी है, पर वो अटैक फेल हो गया। ये 19 फरवरी 1999 की बात है, जिस दिन लाहौर बस यात्रा गई है। हाँ। लेकिन 2 मार्च 1999 मीन्स 2 हफ्तों के बाद हमने बजरंग पोस्ट वेकेट कर दी काकसर पर, सेम बटालियन 4 जाट, अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 1-to-1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप के ऑर्डर्स आए कि हाँ वेकेट कर लो। वो कहते हैं कि हमने 3 इन्फेंट्री डिवीजन को इन्फॉर्म करता है, 3 इन्फेंट्री डिवीजन कहती है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं कि आपने हमें इन्फॉर्म किया। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू बजरंग पोस्ट में सारी बातें बाहर आई। राइट, अब ये देखिए कि जब अटैक हुआ है उसके 2 हफ्तों बाद ये बजरंग पोस्ट को वेकेट कर दिया, उसमें एनिमी आके बैठ गई। 13 NLI के 22 अदर रैंक्स अंडर कैप्टन जफर अली चिंगेजी, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, जो आर्मर्ड कोर के ऑफिसर थे, डेपुटेशन पर थे टू दी NLI, ऑक्यूपाई कर ली, और उसमें हमारे 2 ऑफिसर और 7 अदर रैंक्स किल्ड इन एक्शन।
तो एक चीज क्लियर है कि ये एक डार्क फेज है इस लड़ाई का, अभी भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब तो काफी हद तक एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि ये पिछले साल समर सीजन को यूज किया पाकिस्तान ने, कई वॉर गेम्स हुए इसके ऊपर कि ऐसा हो सकता है, बट समवेयर एक हुब्रिस था कि भाई ये ऐसा होगा नहीं, ये करेंगे नहीं, है ना, जो भी था रीजन। इट वाज अ मैसिव इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस फेलियर, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान ने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि किस फेरोसिटी के साथ जब एक्सेप्ट कर लेंगे इंडियन आर्मी के यंग सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स और यूनिट्स विद यंग सीओज विल रिएक्ट। और उसमें फिर जब लड़ाई शुरू हो गई तो फिर बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है कि यूनिट्स ने इंडिविजुअली, यंग सोल्जर्स ने, ऑफिसर्स ने कैसा कमाल दिखाया। इसमें मैंने कई स्टोरीज आपके साथ भी डिस्कस की हैं, किताबें भी आ गई उसके ऊपर। अब मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ह्यूमन स्टोरीज हैं आपके पास, क्योंकि आप में ना एक चीज़ है जो बाकियों में नहीं है। इनफैक्ट मैनी मिलिट्री लीडर्स डोंट हैव इट, कि आप जवानों के नाम, जेसीओज के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम ना सारी की सारी कहानियां हमारी ऑफिसर के अराउंड बन जाती है, और वो जो एक्चुअल जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कटिंग एज है, उसको कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं वो दो तीन बहादुर कहानियां मैं आपसे सुनना चाहता हूं जो लोगों तक जाएं। एक तो ये बलराम की कहानी है, 17 जाट के, जो RL डेट कमांडर था, कि ये दिखाता है कि किस टाइप के हमारे जवान और हमारे परिवार कैसे हैं। उसको अगर आप थोड़ा एलोबरेट करो तो बहुत मजा आएगा। देखिए, बलराम जो थे वो जैसे आपने कहा RL डेट के कमांडर थे। तो उनकी 15 साल हो गई थी शादी को, और वो 17 जाट में थे, मशकों में फाइट कर रहे थे अंडर हेडक्वार्टर 17 माउंटेन ब्रिगेड, 79 माउंटेन ब्रिगेड, जो 15 कोर की रिजर्व फॉर्मेशन थी। अब युद्ध बहुत चल रहा है, टीवी पर आ रहा है, ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग मर गए, ये हो गया। तो बलराम की जो बीवी थी, देहाती औरत, बहुत सिंपल, बहुत प्योर। तो उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी, बिल्कुल देहाती स्क्रिप्ट में, जो सिंपल सी। सिंपल हिंदी में, हाँ, जैसे 15 साल की इनकी शादी थी। ये नहीं कि ये अभी अभी शादी हुई है तो बहुत हनीमून का इन्फ्लुएंस और रोजी टेंट आईड और वट कि जोश ज्यादा होता है शुरू शुरू में। तो वो अपनी उस लेटर में लिखते हैं कि मुझे अपने पास बुला लीजिए युद्ध में। तो कहती हैं कि मैं रॉकेट लॉन्चर तो नहीं चला सकूंगी, लेकिन मैं आपके जो एमिनेशन है, जो और भी चीजें हैं रॉकेट लॉन्चर की, वो मैं अपने कंधे पर रख के आपके साथ चलूंगी युद्ध में। मुझे एक बार आप बुला लीजिए कि मैं आपका साथ दूं, और हम चल पड़े। सो ये एक बहुत मूविंग स्टोरी थी, जो मुझे लगा है आजकल के यंगस्टर्स की कुछ मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टॉलरेंस हाँ। घटा है। ये एक बहुत ही नहीं, अमेजिंग मैं ये, एग्जाम्पल है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चीज और को हाईलाइट आप करना देखिए कि ऑफिसर, उस टाइम गांव देहात में, विक्रमजीत, बहुत सी जगह तो लोगों ने कहा भाई तू क्या कर रहा है, वहां तो लड़ाई छिड़ गई है, कोई छुट्टी पे था या नहीं रिज्वाइन कर रहा था। एक सोसाइटी के अंदर एक जो मैं कहूँ सॉलिडारिटी नजर आती है, और जो जोश नजर आता है, इवन वो रिमार्केबल था कारगिल के दौरान। इसीलिए ये जो सिंदूर में अभी थोड़ा सा हुआ, लास्ट में मौका मिला तो बात करूंगा कि हमने कैजुअलिटीज नहीं डिक्लेयर करी, एक साल बताया ही नहीं कौन कौन वो है उस टाइम पे। इमीडिएटली टेलीविजन पे, और जो पूरे देश का एक और तो ये बलराम की वाइफ का तो आई विश कभी कहीं सुने वो, अगर बलराम ही खुद सुने इस एपिसोड को, कि उनकी वाइफ ने ऐसे लिखा कि भाई मैं आऊंगी और मुझे बुला लो एंड आई ये फाइट बहुत विद यू। बहुत हम्म। मूविंग स्टोरी है। 17 जाट के बड़े वीर हमारे ऑफिसर मेजर दीपक रामपाल, जिनको हाँ, वीर इनकी। चक्र के साथ डेकोरेट किया था बाद में, हम्म। वो हम्म। एनुअल लीव पर थे जलंधर में। हम्म। हम्म। जो छोटे बच्चे, उनके 6 साल के और 3 साल के 2 बच्चे, और एनुअल लीव पर आए थे। तो युद्ध शुरू हो गया को, कि मेरा यूनिट, मेरी पलटन, मेरी कंपनी वहां, और मैं यहाँ घर में बैठा हूँ। तो वो तैयारियां शुरू करने लगे, पर उन्होंने कहा मैं अपनी घरवाली से पूछ लूं पहले कि क्या आपकी सलाह है। तो उनकी घरवाली है वत्सला, उनका नाम है, शुभ नाम है, और वो आर्मी अच्छा। बैकग्राउंड से नहीं है, शी इज नॉट फ्रॉम आर्मी डॉटर, वैसे नहीं है। तो वत्सला जी ने कहा उन्हें कि अगर इस देश की हर बीवी, हर माँ
हर बहन अपने पति को कह दे कि आप ना जाओ युद्ध में, आप अपनी जान बचाओ क्योंकि आपका परिवार है, तो कहती फिर कौन रह जाएगा इस देश के युद्ध लड़ने के लिए? तो वत्सला जी ने कहा आप जाइए युद्ध में, हम्म। आपका आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी है, आपका आपकी यूनिट के साथ इतनी अटैचमेंट है। तो मेजर दीपक रामपाल ने अपना जो भी सामान कर सकते लेके पहुंचे पठानकोट से, फिर वहां गए और वो अपने यूनिट पहुंच गए एंड ही वाज अवॉर्डेड वीर चक्र, इंक्लूडिंग उनका एक डे लाइट अटैक किया उन्होंने, वो 48775 के साथ पिंपल फीचर है उस पर डे लाइट अटैक किया, जहां उन्होंने एक सेक्शन स्ट्रेंथ वाइप आउट करी पाकिस्तान की along with his boys। और दूसरी साइड पर है हमारे मेजर वीके मदन ऑफ टू राजपूताना राइफल्स। ऐसे भी हम्म। अफसर, ऐसे भी कुछ थे। हाँ, ये आपने अटेंड किया उनका मैंने जीसीएम उनका जब हुआ? पूरा जनरल हाँ। कोर्ट मार्शल अटेंड किया एन एरिया में, ईयर हम्म। 2000 2001। जब हम्म। युद्ध शुरू हुआ तो वो अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमबी रविंद्रनाथ को कहते हैं कि हम्म। मैं बाथरूम में गिर गया, मेरे को तो पैर को चोट लग गई है, तो हम्म। मैं अजॉल्ट में नहीं जा सकता। हम्म। 4 ऑफिसर्स की मौत हुई किल्ड इन तो एक्शन टू बात- राजपूताना रेप, और ये ऑफिसर Great. कहता है, And- हाँ ये यार, ये अफसर कहता मैं कहता है कर नहीं मैं सकता। बाथरूम में गिर गया हूं मेरी। फिर उनको बड़ी चांस दिए सीओ साहब ने कि आप ये कर लो, फायर बेस पर चले जाओ, यहां चले जाओ, नहीं माने। फिर उनका हम्म। मेडिकल बोर्ड बैठाया जिसमें साफ हुआ कि ये ठीक नहीं है, मलिंगरिंग है, इनकी मलिंगरिंग कर रहे हैं। Malingering, yeah, that is a word we use in the army. जब आप मलिंगरिंग, अवॉइड और करना चाहते जनरल हैं। कोर्ट मार्शल हुआ चंडीगढ़ में, इनको कन्विक्ट किया एंड ही वाज डिसमिस्ड। तो सो ये दो ऐसे एग्जाम्पल। ही। हाँ। और मैं ऐसे एक, ऐसे मैंने ना, बहुत कम एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कॉवर्डिस दिखाई हो। अब देखिए है। पाकिस्तानी साइड पर हाँ। उनको ये अफसोस को घबराहट होगी कि अगर हम मर गए यहाँ तो हमें तो मुजाहिद सोचेंगे। हम्म। तो कैप्टन सलीम अफरीदी, जिनके फादर हम्म। साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल के अफरीदी, अब वो गुजर गए हैं, हम्म। वो हम्म। 0.5353 को, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल पीक है, विद सेक्शन स्ट्रेंथ बैठे थे वहां। और वो ट्रैक सूट में थे क्योंकि ऑर्डर थे कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, ट्रैक हाँ, ये सूट में आना लोग है कि यूनिफॉर्म मुजाहिद बन पहन के के, आना है। हाँ। हम्म। तो उन्होंने अपनी ट्रैक सूट में एक स्लिप डाल दी, उसमें लिखा था FF, कि मैं मुजाहिद नहीं हूं, आई एम एक्चुअली आर्मी ऑफिसर फ्रॉम द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। और उन्होंने ये भी बताया कि जब टाइगर हिल गिरा, जो 12 NLI के नीचे था, अंडर कमांड ऑफ 12 NLI, तो 12 NLI के हेडक्वार्टर को पता नहीं था कि इंडियन फ्लैग टाइगर हिल पर खड़ा हो गया। तो हम्म। उन्होंने रेडियो करा 12 NLI हेडक्वार्टर को कि टाइगर हिल गिर गया, इंडियंस हैव टेकन इट ओवर। हम्म। क्योंकि उनका वेंटेज पॉइंट बहुत अच्छा था 5353 पर, पूरा द्रास टाउन, नेशनल हाईवे सब दिखता है वहां से। ये बहुत कंट्रोवर्शियल पीक है 5353। तो ऐसी कहानी है। और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल अरूप बासु, जो आर्मी मेडिकल कोर के थे, हम्म। उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी है कि कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट किए जो वॉर वुंडेड। तो वो बताते हैं कि एक जवान आया, वो बहुत चोटें थी उसको, उसका ऑपरेशन किया, एनेस्थीसिया दिया। तो जब वो एनेस्थीसिया से बाहर आया तो वहां लेटा हुआ अस्पताल में कारगिल में हम्म। जोर जोर की गालियां देने लग गया पाकिस्तानियों को। कहता तुम इतने धोखेबाज हो, तुम अपने बंकर से हमारे पर फायर करते हो, मैं तो छड़ांगा नहीं, पंजाबी च कहता, गालियां देके। और वो एनेस्थीसिया में थे तो उन्हें लग रहा था कि बेनजीर भुट्टो अभी भी PM है, तो बेनजीर भुट्टो को गालियां देने लग गए। पर बात ये कहने की है, जो कर्नल बासु ने अपनी किताब में लिखा है, कि इंडियन सोल्जर का जोश इतना था कि इतनी चोटें लगी हैं, एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहे हैं, पर ये अभी भी कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इट इज द स्पिरिट ऑफ द इंडियन सोल्जर। आई नो, ये ह्यूमन स्पिरिट। और जब एक ये फेज जो शुरू में बताया आपने, कॉन्ट्रडिक्शन, आई विश एक ऑफिशियल हिस्ट्री आए और हम एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने फ्लॉज को, स्पेशली इंटेलिजेंस को लेके, सर्विलेंस को लेके, रिपोर्टिंग को लेके, तो हम फिर भी दोबारा ये गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 27 साल हो गए, पता होना चाहिए
कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और इसमें आई थिंक पाकिस्तान से कई लोगों ने इसके ऊपर काफी लिखा है। आप तो उनके भी पढ़ते हो या कांटेक्ट, वहां पर क्या क्या परसेप्शन है इस पूरी चीज का, कारगिल का? कारगिल का उनको ये है कि द इंडियंस फॉट वेरी ब्रेवली। और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जो 6 NLI जो पूरी द्रास सेक्टर में आई थी, तोलोलिंग, 0.5140, थ्री पिंपल्स नॉल, ये सारी जो टू राजरेफ और सबने बैटल लड़ी है, उनका जो सूबेदार मेजर था, आई थिंक उनका नाम था गुलाम जान। उसने आफ्टर द वॉर आके बताया टू लेफ्टिनेंट कर्नल महबूब जंजुआ, जो पुराने सीओ थे 6 NLI का, कहता सर हम तो, हमारे को समझ नहीं आ रही थी, इंडियंस चढ़ी जा रहे हैं, हम फायर करी जा रहे हैं, वो मरी जा रहे हैं, पर रुक नहीं रहे। मीन्स ही वाज फुल ऑफ एडमिरेशन कि इतनी इम्पॉसिबल ऑड्स में भी आसपास साथी गिर रहे हैं, येट वो हमारे लड़के चढ़ी जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी के आई विटनेस अकाउंट, हाँ, 6 NLI के सूबेदार मेजर साहब थे। हाँ, और ये तो आई थिंक मुशर्रफ ने और सबने रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया बाद में, कि यू कान टेक द इंडियन आर्मी लाइटली। और ये परसेप्शन जो उनका था कि ये एक बार कैप्चर कर लेंगे, थोड़ा बहुत होगा, एंड देन दिस अलाइनमेंट विल चेंज फॉर एवर। और जो वो ख्याली पुलाव जो है, वो काफ़ी हद तक, और अब आई थिंक पाकिस्तान आर्मी ने जो भी राइटिंग या उनकी प्रोफेशनल राइटिंग हुई है, या लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलीज ऑफ मुशर्रफ एंड हिज जनरल्स टू ट्राई एन मिस एडवेंचर लाइक दिस, कि हमारी तरफ 550 प्लस लोग किल्ड इन एक्शन है। उनकी तरफ का क्या आइडिया है, कितने लोग मारे गए होंगे पाकिस्तान की उनके तरफ? एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, 500 से लेके 700 टू 1100 1200। मैंने इसका कोई ज्यादा एग्जामिन एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में बहुत फजिंग होती है, वो चीज को छुपाते हैं, एक ऑपरेशन में कहीं और दिखा दिया, बिकॉज दे वांट टू अंडर प्ले। सो मैंने इसमें ज्यादा नहीं करा, पर आई थिंक हमारे साइड ने काफी चीजें रिकॉर्ड पर अब डाली हैं। और मैं फिर वही कॉन्ट्रडिक्शंस की बात पर आता हूँ। एक बहुत वाइटल एस्पेक्ट है कि पाकिस्तानी अंदर इसलिए आ सके क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग वाज नॉट गुड। और ये जनरल मलिक साहब ने अपनी किताब में बहुत डिटेल में लिखा है कि 3 इन्फेंट्री डिवीजन एंड 1 to 1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप की पेट्रोलिंग वाज वेरी पुअर। आधे रास्ते जाके पेट्रोल वापस आ रहे थे, जो पेट्रोल से उनकी डीब्रीफिंग नहीं ठीक हुई। Some of the reports were not sent to formation headquarters and analyzed. Motivate नहीं किया troops को। तो he has taken a very critical view of the poor patrolling by under the formation of 3 Infantry Division के जो formations, और बहुत मेजर बुधवार और ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह। अब मेजर बुधवार ने अपनी किताब में अपनी वर्जन दी है। उनका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि एक इन्फेंट्री डिवीजन, 3 इन्फेंट्री डिवीजन को 1000 किलोमीटर का फ्रंटियर दिया हुआ था। या दे वर ओवर एक्सटेंडेड, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ओवर कि इट एक्सटेंड, वाज इम्पॉसिबल, इट वाज राइट। इम्पॉसिबल टू। हाँ। तो वो बात बिल्कुल सही है। रिसोर्सेज इनके पास बहुत घट थे, जो भी रिसोर्सेज थे वो डिप्लॉय हुए हुए थे। जो भी रिजर्व थी 3 इन्फेंट्री डिवीजन की, वो इन्होंने निकाल के वैली में भेज दी इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। और 15 कोर लेकिन का पूरा ध्यान वैली की तरफ ही था। वैली लेकिन वाज द। हाँ। लेकिन 15 कोर हेडक्वार्टर्स ने एक पॉलिसी करी हुई थी कि आप जो फॉर्मेशंस हैं LOC पर, वो सर्टिफिकेट देंगी हर एवरी मंथ कि हमारे एरिया में इंट्रूजन कोई नहीं हुई, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। तो ये 1 to 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप फॉल्स सर्टिफिकेट्स दे रहा था हर महीने कि कोई इंट्रूजन नहीं हुई। और कहीं ना कहीं तो पेट्रोलिंग कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। आपके आपके गैप्स कितने बड़े हैं? जो मशको गैप, जो पाकिस्तानी मशको गैप कहते थे, वो 36 किलोमीटर का गैप था, बाय गॉड। जहां जनरल मुशर्रफ आके रात ठहरे। चोर बटला में 25 किलोमीटर का, चोर बटला एंड तुरतुक के बीच में, बिटवीन भिम्बट एंड काकसर आई थिंक 9-10 किलोमीटर का गैप।
तो जनरल बुधवार को इतनी क्रिटिसिज्म हुई है इस इश्यू के ऊपर, तो वो अपना पक्ष तब देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लद्दाख का जो टेरेन है, ये इतना ट्रेचरस टेरेन है, एवलांचेस होती है, इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि इस लद्दाख के टेरेन में 100 कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी इन पेट्रोलिंग इन प्रीवियस ईयर्स। ये इन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया किस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इतना उन्होंने कहा कि 100 होती हैं, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ नहीं किया हमने। ब्रिगेडियर सुरिंदर सिंह को जब कारगिल रिव्यू कमेटी ने पूछा कि आप तो कह रहे थे बहुत वार्निंग मैं दे रहा हूं, पाकिस्तानी आने वाले हैं, आप इतनी अगर वार्निंग दे रहे थे तो आपने पेट्रोलिंग क्यों नहीं करवाई? आप वार्निंग दे रहे हैं कि पाकिस्तानी आने वाले हैं, लेकिन आप पेट्रोलिंग, प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग कोई नहीं आपने करी। तो ब्रिगेडियर सुरिंदर सिंह कहते हैं कारगिल रिव्यू कमेटी को, ये रिकॉर्ड पर बात है, कि रिस्क बहुत था, अगर हमें कुछ ना मिलता तो मुझे आई वुड हैव बीन पुल्ड अप बाय द हायर कमांड। तो वो भी अपने हाथ जोड़ लिए कि हमने पेट्रोलिंग नहीं करी। तो ये देखिए जनरल मलिक की जो स्टेटमेंट है अपनी किताब में, सरप्राइज टू विक्ट्री, जो और जो जनरल बुधवार ने अब अभी अपनी किताब में लिखी है, कितना जमीन आसमान का इसमें फर्क है, राइट। फिर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल एनसी विज 4 से 6 मई शुरू में ही वॉज ऑन अ फेमिलियराइजेशन विजिट टू लद्दाख। अब ये देखिए, और उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि जब मैं वहां गया, neither Major Budwar nor Brigadier Surinder Singh informed me about the detection of intrusions. Oh, when he was there in first week of May. हाँ, कहता है मैंने उनसे ये सवाल पूछे कि नेशनल हाईवे पर स्मॉल आर्म्स फायर कैसे आ रहा है, नेशनल हाईवे पर स्मॉल आर्म्स फायर कैसे पहुंच रहा है। फिर उन्होंने पूछा इनको इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हुई, तो कहते नहीं नहीं बिल्कुल कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, राइट। जनरल बुधवार अपनी किताब में उल्टा जनरल विज को डांट काइंड ऑफ करते हैं कि जनरल विज हमारे पास आए, पर इन्होंने हमें कोई वार्निंग नहीं दी कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, एक इनकर्शन, इंट्रूजन, इन्वेजन कर सकता है, हमें कोई वार्निंग नहीं दी उन्होंने, राइट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनरल बुधवार की जो टाइमलाइन है, जो मैंने पहले जिक्र किया कि 7 मई को हमें पता लगा, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द रिकॉर्ड। इनको 2 मई पता लग गया था, और जनरल विज ने यह भी कहा है कि आई वेंट टू मीट, आई वॉज ब्रीफ बाय CO3 पंजाब लेफ्ट कर्नल विजय बख्शी, जो जहां ताशी नामगाल ने बताया हमको आए हैं। कहता है CO3 पंजाब ने भी मुझे नहीं बताया कि वहां ये ऐसी डिटेक्शन हुई है। 2 पेट्रोल ऑलरेडी चले गए थे उनके 4th and 6th मई को, लेकिन इन्होंने ये चीज उनसे नहीं बताई। बट क्या है ना विक्रमजीत, जो मुझे अभी पीछे मुड़ के देखो, एंड आई वाज अ वेरी सीनियर मेजर दैट टाइम, जब ये रिपोर्ट्स आनी डिनायल मोड में रहे, ऐसा मिलिट्री डिनायल मोड में रहे, और वो एक बहुत फेज जो है ना अभी भी कहीं ना कहीं पिंच करता है कि क्यों नहीं हमने एक्सेप्ट किया। और मैं मानता हूँ पेट्रोलिंग का इशू है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत टफ टेरेन है, सब कुछ है, और गैप्स बहुत ज़्यादा थे। एरियल पेट्रोलिंग में क्या इशू थी, हम सर्वेलेंस के लिए और क्या कर सकते थे, और बेहतर क्या कर सकते थे। और एरियल प्लेटफॉर्म भी नहीं हम यूज कर रहे थे सर्वेलेंस के लिए, जबकि उसमें भी एरो बड़ी फ्लाइट्स इस चीज के लिए बनी हुई हैं, और इनको मॉनिटर किया जा सकता था और इनोवेटिव तरीके से हम इसको। बट आई थिंक हम इस फॉल्स बिलीफ में थे कि पाकिस्तान विल नॉट डू दिस मिस हाँ, ये एडवेंचर। सारी बात यही है, हाँ, क्योंकि सारी बात ही। और इसको हम बिटवीन एक्सेप्ट नवंबर, नहीं करना, जब पता भी चला तो हम डिनाई करते रहो अपने ही रिसोर्सेज में इसको, कि बाहर ना जाए बात। ये होता है हमेशा। आई डोंट ब्लेम पीपल वो आर ऑन चार्ज दैट टाइम, कि यार अपने लेवल पे ही सीओ चाहता है, अपने लेवल पे ही मैं इसको कंट्रोल कर लूं, कमांडर चाहता अपने लेवल पे, जीओसी चाहता अपने, बाहर ना पता चले। तो जब पता चला तो खैर इट वाज देन। देखिए जो रिकॉर्ड जनरल मलिक साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि नवंबर 98 से लेके मई 99 तक देवर 21 विंटर एरियल सर्वेलेंस ऑपरेशंस, वासो जिसे कहते हैं,
एंड 15 सर्वेलेंस ऑपरेशन, 21 इन टोटल, जो वो कहते हैं कुछ डिटेक्ट नहीं किया। पर वो गलत है, क्योंकि मशकों में हमारा इनपुट है जो हेलीकॉप्टर्स ने डिटेक्ट किया, हाँ, जो जिसे वो हमने सीओ थे इग्नोर किया। के एच सिंह, उन्होंने तो उन्होंने केएच सिंह मई लिखा अपने 31, ये रिपोर्ट कारगिल में, रिव्यू कमेटी में भी है। हाँ, कि फुटप्रिंट्स वर सीन। ये कारगिल रिव्यू ये कमेटी सौरभ रिकॉर्ड है। कालिया की डायरी, और मेजर मनीष भटनागर वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, जो उन्होंने उन्होंने अगर सिट्रप में ये लिखा है, और उन्होंने आई थिंक उनकी उनकी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में भी ये बात उनके लास्ट में, अगर आप ये बता सको, आपने अटेंड किया होगा, उसमें क्या रहा, बिकॉज इज वन ऑफिसर, आई थिंक उनकी उनकी भी बात होनी चाहिए, नहीं, मेजर मनीष भटनागर। I'll come to भटनागर। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ था, मैं जिक्र करूंगा। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये फर्दर अप जाती हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस कैसी फर्दर अप जाती हैं कि जनरल मलिक साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने जो पिछले साल भी कही है, मेरे पास उसकी क्लिपिंग भी है, वीडियो क्लिपिंग है। वो कहते हैं कि जब मैं पोलैंड में था तो मुझे बताया गया एक घटना हुई है सिर्फ, ये पेट्रोल क्लैशेस की। फिर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नॉर्दर्न कमांड ने आर्मी हेडक्वार्टर्स को कुछ बताया ही नहीं। और वो कहते हैं कि जो ताशी नामग्याल का इनपुट था, जो पेट्रोल क्लैशेस हुए, अभी इनको पेट्रोल क्लैशेस कहते हैं, ये एम्बुश नहीं कहते, एक्चुअली एम्बुश हुए, क्लैश नहीं हुआ, एम्बुश हुए। हाँ, these are ambushes. You are just taken on unprepared, absolutely. और ये हाँ. बताया नहीं। ठीक है, ये कहते हैं जनरल मलिक अपनी किताब में कि मई 8 को एक इनपुट आया था सिचुएशन रिपोर्ट में नॉर्दर्न कमांड से कि 1 सोल्जर इज मिसिंग, वो 12 जाट का। हम्म. जनरल विज कहते हैं कि मई 8 को टेलीफोनिकली मुझे इन्फॉर्म किया गया कि कैजुअलिटीज हुई हैं पेट्रोल की, टेलीफोनिकली, राइट। 14 मई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में डीजीएमआई की ब्रीफिंग हुई, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि बटालिक में एक सीजनल पोस्ट पाकिस्तानीज ने ले ली है और 300 इन्फिल्ट्रेटर आ गए हैं बटालिक में। तो डीजीएमआई कहते हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है। 14 मई को कह रहे हैं ये कारगिल रिव्यू कमेटी में लिखा हुआ है। इससे ये भी जाहिर होता है, हाँ, विक्रम एक जी, मिनट। कि हाँ. जनरल मलिक साहब ये कहते हैं हम्म. कि डायरेक्टर जनरल डीजीएमओ जनरल विज ने तो मुझे कुछ नहीं बताया आफ्टर हिज विजिट टू कारगिल फ्रॉम 4th to 6th में कि ऐसा कुछ सिचुएशन है। लेकिन जनरल विज अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं बहुत अलार्म था कि कुछ गलत हो रहा है, और मैंने 3 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी में जनरल बदवार को कहा कि आप अपना टैक हेडक्वार्टर ले से शिफ्ट करो कारगिल को एंड पर्सनली मॉनिटर द सिचुएशन। अब देखिए, टैक हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर 7 मई को शिफ्ट हो गया वहां, ओह. राइट। तो ये कहने का ये है कि जनरल मलिक की अब ये उनकी ये वर्जन है कि मुझे तो नॉर्दर्न कमांड ने कुछ बताया नहीं, इसलिए मैं पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के ट्रिप के लिए चले गया। चले भी गए और एक्सटेंड भी किया ट्रिप. एक्सटेंड तो नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज, वो नो, उनका ही. 10 दिन का था, तो अच्छा. वो 10 दिन में आ गए वापस। और 13 से 18 मई को लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. खन्ना, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, पुणे चले गए। हाँ, ये आपने पिछली बार भी बताया, तो वो पूना हाँ, चले गए और वो वहां थे. हाँ। और ऑफिशियली तो कारगिल रिव्यू कमेटी को उन्होंने ये कहा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल पद्मनाभन, जो सदर्न आर्मी कमांडर थे, उनको कंसल्ट करने गए, क्योंकि पद्मनाभन जनरल मलिक से पहले, जनरल खन्ना से पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। हम्म. लेकिन हमें यह भी पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना अपना घर भी बना रहे थे पुणे में। तो अगर आपने कंसल्टेशन करनी है, आप आर्मी कमांडर हैं, तो आप सदर्न आर्मी कमांडर शुड कम टू द बैटल जोन को, और यू शुड गो टू पुणे। सवाल तो ये करेक्ट. उठता है, अगर वहां बिलीव करें कि ये बात सही, राइट। तो ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैंने और भी बहुत इसका एग्जामिन किया है। हमारे पॉडकास्ट में इतना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम, बट
अब अगर आप किताबें देखेंगे और कारगिल रिव्यू कमेटी देखेंगे तो आपको सारी वर्जन जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही है, क्योंकि हर जनरल जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख के लिख रहा है। और अपना रिकॉर्ड क्लियर करना चाहते हाँ, हैं। अपना और रिकॉर्ड के मैं सच्चा हूं। मैं सच्चा हूँ। सो ये एक मैंने ब्रीफ ग्लिम्स सा दिया है ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन रिकॉर्ड रिटन। ये सारी चीजें जो मैंने कही है रिकॉर्ड पर है। इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। हम तो इतने बिजी हो जाते हैं अपनी फौज की लाइफ में कि फिर नई यूनिट, नई एक्सरसाइज, नया उसमें, कि बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। और वो बट वो यूनिट के लोग याद करते हैं। और सीओज ने कमाल का काम किया, यंग ऑफिसर्स ने कमाल का काम किया। सीनियर लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, उनकी परफॉर्मेंस पे भी, उनकी उनके कंडक्ट पे भी, एटलीस्ट इन दिस पार्ट नहीं, आप ऑफ द देखिए वॉर। 5 सीईओज ने किताबें लिखी हाँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीईओ इज दी, जो कहते हैं ना, जो हायर कमांड और टैक्टिकल लीडरशिप के बिल्कुल बीच में बैठा। हम्म। तो ब्रिगेडियर कर्नल यूएस बावा 17 जाट, हम्म। लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी 13 जैक राइफल्स, कर्नल एमबी रविंद्रनाथ 2 राजपुताना राइफल्स, कर्नल ओपी यादव 1 बिहार एंड कर्नल के एच सिंह 27 राजपूत। 5 सीओज ने किताबें लिखी हैं। कर्नल ओपी यादव की किताब लेटेस्ट आई है, जो अब ब्रिगेडियर रिटायर हुए। उन्होंने कहा है, बताया है कि द क्वालिटी ऑफ हायर कमांड लीडरशिप, जब वो पहुंचे 21 मई को बटालिक में, ब्रिगेड कमांडर 70 ब्रिगेड ब्रिगेडियर देविंदर सिंह उन्हें कहते हैं कि आज रात आपने 2 एडहॉक कंपनीज फ्रॉम 2 अदर बटालियंस, 3 पंजाब एंड 111 गोरखा राइफल्स को लेके जुब्बा टॉप अटैक करो। हम्म। नया सीओ आया अपनी पलटन के साथ, उसको 2 एडहॉक कंपनीज दे दी। और कहाँ से है वो? और एडहॉक कंपनीज की स्ट्रेंथ 54 हम्म। ऑफ 3 पंजाब अंडर लेफ्टिनेंट मिश्रा and 52 of 111 Gorkha Rifles under Captain Lieutenant Manoj Pandey, later Paramveer Chakra। हम्म। और इनके पास एलएमजी तक नहीं थी। ट्रेड्समैन, बार्बर्स, कुक्स, हेडक्वार्टर कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी, सारे को कट्ठे कुट्ठे करके इन्होंने स्ट्रेंथ बनाई। और कर्नल ओपी यादव लिखते हैं कि दी ब्रिगेड कमांडर्स डिड नॉट अप्रिशिएट what the troops on ground were telling them, that they are not militants। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये नहीं बताया गया, अब 21 मई की बात कर रहा हूं, ये नहीं बताया गया कि मेरे से पहले इतने सारे पेट्रोल्स एम्बुश हुए हैं और कैजुअलिटीज हुई हैं। मैंने अभी बताया ना, 20 वर डेड बाय 16th में इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर्स। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया हमें। उन्होंने मुझे भी ये कहा ब्रीफिंग में कि कुछ मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं। 21 मई की ब्रीफिंग है, ये किताब में लिखा है उनकी सारे। फिर जब ये एक्चुअली कर्नल यादव पहुंचते हैं सीन पर, क्लाइम करके ऊपर पहुंचे, पहले हेलीकॉप्टर गए पर क्लाइम किया, उनको आरटीओपी जो वहां बैठे थे, कैप्टन पीवी विक्रम ऑफ 141 फील्ड रेजिमेंट, उन्होंने बताया कि ये तो बहुत हेविली कंसंट्रेशन में दुश्मन कोऑर्डिनेटेड डिफेंसेस में बैठा है। और उन्होंने असेस किया, यादव, कर्नल यादव ने, सीओ जो थे, कि द एनिमी वाज सिटिंग इन कोऑर्डिनेटेड डिफेंसेस ऑन जुब्बर, बांजू एंड कोकरथांग। और उनको ये सवाल उठाया है कि ये चीज मुझे ब्रिगेड कमांडर ने क्यों नहीं ब्रीफ में बताया। और अब एक चीज और क्या बता दूं हुआ, आपको। हाँ। हम्म। अटैक अगली रात 22 मई को गया एंड इट फेल्ड फ्रॉम द स्टार्ट, अब नेचुरली वो। बिकॉज वो ऊपर हाँ। बैठे थे। जैसे ही हमारे लड़के 3 पंजाब और 111 गोरखा राइफल के चढ़े, उन पर इतना फायर आया कि दे हैड टू विथड्रॉ। फेलियर। मैं वही बताना चाहता था कि आपने वर्ड यूज किया ना, कोऑर्डिनेटेड डिफेंस। आम जो सुनने वाले, जिनको इंटरेस्ट है, उनको पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो मिलिट्री में पढ़ाई कर रखी है, कोऑर्डिनेटेड डिफेंस का मतलब होता है स्मॉल आर्म्स, एलएमजी, एमएमजी, मोटर, आपके आर्टिलरी, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। सबका तालमेल हो चुका है। ये एक फाइनल स्टेज होती है डिफेंस की। इसके लिए बहुत टाइम लगता है। इट इज नॉट इजी। So that means they were fully entrenched and ready to, तो जनरल anyway। अब ये देखिए, जब जनरल मोर साहब की, मेजर बुधवार तो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये मार्च में आए, मार्च में हम्म। शुरू हुआ इनका।
कोऑर्डिनेट हो ही नहीं हाउ सकते। कैन दे डू इट? इट्स और ये इम्पॉसिबल। एंटी एयरक्राफ्ट गन फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन्स फायर कर रहे थे अंदर लेके आके, आर्टरी फायर डाल रहे थे हमारे ट्रूप्स के ऊपर ऑब्जर्व करके, नो मोटर्स थी इनके पास। नो इट वाज, आई थिंक, आई होप वी हैव लर्न द और लेसन्स। और हमारी देखिए वर्क, इंटेलिजेंसीज, एक वर्ड में आपसे चाहता हूं, आपने आईबी की बात की, रॉ की, ये जरा बताओ कि आज क्या हो गया है कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस, तब क्या हाल था इंटेलिजेंसीज का? एमआई, रॉ, आईबी, विजिलेंस, सबकी कोई ना कोई एजेंसी है। क्या क्या कोऑर्डिनेशन था आपस में, और आज क्या है? देखिए थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, ऐसी बात नहीं है, बट मैं तो, मेरा तो सवाल यही है कि हमने कारगिल से क्या सीखा। 2020 में पीएलए चाइना की डिड द सेम इन ईस्टर्न लद्दाख। दे केम इन थ्रू द गैप्स व्हिच हैड नो सर्वेलेंस। क्या सीखा हमने एंड कारगिल से? और एंड वी वर। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एक कारगिल वेटरन थे, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी। क्या सीखा हम? लेकिन मैं आपको वो जो मनीष भटनागर वाला केस है वो बहुत दिलचस्प हुआ, मैंने पूरा कोर्ट मार्शल उनका अटेंड किया। तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पैरेलल बताऊंगा आपको। तब जब कोर्ट मार्शल हुआ तो मेजर बुधवार को बुलाया गया अपनी विटनेस स्टेटमेंट देने के लिए। ही वाज स्टिल सर्विंग। हाँ, ही वाज स्टिल। तो 2004 में रिटायर हुए, उनको बाद में पीवीएसएम भी दी गया, पीवीएसएम भी दिया गया। वो तो तो सबको मिला। अब हाँ, अवार्ड की तो बात नहीं करेंगे आज। हाँ। तो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में जब मनीष में जब भटनागर को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं जीओसी, तो वो ओपन कोर्ट में सारी मीडिया बैठी है, क्योंकि ओपन इट वाज जनरल कोर्ट मार्शल, मीडिया इज अलाउड, सारी मीडिया बैठी है। ओपन कोर्ट में उन्होंने उनको गालियां दी एंड इट वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर द नेक्स्ट डे। बहुत उन्होंने शब्द कहते हैं ना, हार्श वर्ड यूज करे उनके लिए। सेम थिंग पैरेलल ऑन द पाकिस्तानी साइड। कमांडर एफसीएनए, फोर्स कमांडर नॉर्थ एरिया, मेजर जावेद हसन, जो मेजर बुधवार का काउंटर पार्ट है, हाँ। गिलगित बाल्टिस्तान वो कंट्रोल करता है। उसने क्या किया था, जब तोलोलिंग गिर गया, इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और 6 NLI को भगा दिया वहां से, तो इन्होंने क्या किया, कमांडर एफसीएनए ने, जीओसी जो थे, उन्होंने 6 NLI के बड़े, कहते हैं बहुत अच्छे कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक मंसूर, उनको सैक कर दिया। और एक्चुअली तोलोलिंग की जो पोजीशन थी, बहुत मुश्किल पोजीशन थी पाकिस्तानियों के लिए, वो बहुत रीजंस हैं, वो इसमें हम नहीं जाएंगे, बट इट वाज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर पाकिस्तानीज टैक्टिकली। तो जब सैनिक सम्मेलन हुआ 6 NLI का, तो जीओसी आए, कमांडर एफसीएनए मेजर जावेद हुसैन हेलीकॉप्टर पर। तो वहां 6 NLI के जो जेसी और जो सोल्जर्स इतने गुस्से में थे कि हमें गलत ऑर्डर दिया, हमारे सीओ को सैक कर दिया, हमारी इतनी कुर्बानियां हुई और आप हमें सैक कर दिया हमारे सीओ को, और इतनी हमारे को बदनाम करेगा, तुम भाग गए, ये वो। उन्होंने उसको गले से पकड़ लिया, ओह, अच्छा। जीओसी। अच्छा, लॉयल्टी टू द सीओ। हाँ, जीओसी को पकड़ लिया गले से। दे रफ्ड हिम अप, मैन हैंडल्ड हिम। ओ फिर माय उसको गॉड, बचा बचू के वो हेलीकॉप्टर बैठा और वो भाग गया वहां से। दिस इज टोटली अनहर्ड, नेवर हर्ड दिस। ये मैं आपको बता रहा ग्रेट। आपसे बात करके हमेशा विक्रमजीत, इट इज सो नॉलेजेबल, इंस्पायरिंग। और पिछले भी पॉडकास्ट बहुत लोगों ने पसंद किए हैं। एम हमारा एक ही है, मैं आपसे इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था जिसमें हमारे लोगों ने जान की कुर्बानी दी। हमने बहुत सबक सीखे इससे। और द अनसंग हीरोज शुड नेवर बी फॉरगॉटन। मैं तो कहता हूँ हर जवान, अफसर, जेसीओ जिसने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, सबको सल्यूट है। हम चंद नामों को ही जानते हैं जो जिनको मेडल मिल गया, ग्लोरी मिल गई। बट आई थिंक एवरी वन हु वॉज पार्ट ऑफ दिस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा, अगर सर्वेलेंस होती, ये सब होता, तो ये इतनी जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, और कम से बात बन सकती थी, या नहीं होता। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स सामने आने चाहिए, तभी हम सबक सीख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये पॉडकास्ट हिस्टोरिकल बन जाते हैं, क्योंकि उनके नाम आपने लिए हैं, उनके परिवार सुनेंगे, और
जो है उनको पता लगेगा कि कितनी मुश्किल हालतों में जो है उनके उनके पेरेंट्स ने या उनके रिलेटिव्स ने जो है इस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, मोस्ट डिफिकल्ट। शायद दुनिया की कोई फौज लड़ नहीं सकती है ऐसी जगह जैसे जैसे इंडियन आर्मी में। असॉल्ट करना, डिफेंड करना एक बात है, इन देखिए, हाइट्स अगर पे। आप वॉर हिस्ट्री देखो, जिस हाइट पर, जिस इतने बड़े फ्रंटियर पर इंडियन आर्मी ने लड़ा, दूसरे आर्मी तो सिर्फ माउंटेनिंग एक्सपीडिशन भेजेंगे। हाँ, और अगर आप वॉर हिस्ट्री देखो, दिस काइंड ऑफ एल्पाइन बैटल at this height with such an entrenched enemy with full artillery support and full infantry battalion support weapons, दुनिया के इतिहास में ऐसा जंग नहीं है। नहीं है। और ये हमारी ट्रिब्यूट टू आवर जूनियर लीडरशिप, आवर टैक्टिकल लीडरशिप, जिन्होंने अपने खून से ये अपनी टेरिटरी वापस लेके आए हैं। एंड ये हेड्स ऑफ टू सबसे बड़ी बात है कारगिल की। Hats off to our regimental system, our COs, company commanders, young officers, JCOs and जवान्स। अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए हमने इतनी इतनी कुर्बानी की। तो थैंक कहूंगा मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड सिस्टम है, इसको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सीओज ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है कि जहां हमने परमवीर चक्र रिकमेंड किया, वो डाउनग्रेड हो गया टू सेना मेडल, लाइक मेजर नवदीप सिंह चीमा ऑफ 27 राजपूत, जो 0.5770, राइट। उनकी तो और कहानी हाँ। दूसरी तरफ पर, क्योंकि रेजिमेंटल गॉडफादर्स आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठे थे, 13 जैक राइफल्स का जो एक सेना मेडल रिकमेंड हुआ था, वो ऊपर से आई कि आप इसको भी परमवीर चक्र बना के भेजो साइटेशन, और वो परमवीर चक्र बना अल्टीमेटली। तो रिकॉर्ड्स की किसी और दिन बात करेंगे, हाँ, सिंस आई हैव बीन इन द सिस्टम, यू नो। बट चलो, सम ग्लोरी हैज नहीं, टू ये बी बीइंग। रेजिमेंटल सिस्टम के ये जो गॉडफादर एटीट्यूड है ना, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, और अवार्ड्स को एक ऐसा सिस्टम बनाना विच इज फ्री ऑफ कमांड इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली, वेरी नाइस पॉइंट। फ्री ऑफ कमांड इन्फ्लुएंस, एब्सोल्युटली। और ये रेजिमेंटल सिस्टम यूनिट तक ठीक है, यूनिट तक ठीक है, बट द डे यू लीव द यूनिट, आई थिंक वी शुड राइज अबाउ द रेजिमेंट। फिर ये नेगेटिव क्वालिटी बन जाती है सीनियर ऑफिसर्स के, बहुत ज्यादा रेजिमेंटल। भाई, नाउ यू बी, यू आर पार्ट ऑफ द एंटायर, यू नो। तो अब उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो रही है विक्रमजीत, यूनिफॉर्म वगैरह को लेके, रेजिमेंटल सिस्टम को भी हम देख रहे हैं। एनीवे, वो किसी और दिन बात करेंगे। बट ऑलवेज सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच for this very, very interesting podcast. Thank you so much, Vikramjit. प्लेजर, प्लेजर।